बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। उसका क्या नाम था? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को देखा, उसके बाद हमने बायोमॉलिक्यूल को स्टार्ट किया। और बायोमॉलिक्यूल में हमने जो रिसेंटली टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट किया हुआ था। तो आप लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड का जो जर्नल इंट्रोडक्शन था वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में देखा कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है, और नाइट्रोजनियस बेसिस के बारे में बताया। आज की वीडियो में जो न्यूक्लिक एसिड की पहली टाइप्स है, जिसको हमने क्या बोला था, डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसको देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसके बारे में कंप्लीट मुकम्मल तौर पे हम जो इन्फॉर्मेशन है वो करेंगे, गेन करेंगे। और इसी लेक्चर में आज हम नाइट्रोजीनियस बेसिस के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो हम अपने लेक्चर का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है, क्या नाम है उसका? डीएनए। तो डीएनए क्या है? ये एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या फुल फॉर्म है इसकी? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? राइबोज शुगर होती है। लेकिन राइबोज शुगर की कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन निकली हुई होती है, तो इस वजह से उस शुगर को क्या बोला था? डीऑक्सीराइबोज शुगर बोला था। तो एसिड क्यों बोला? क्योंकि इसको न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर किया गया। जब इस सब्सटेंस की नेचर को देखा गया तो वो क्या थी? एसिडिक थी, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड को नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड। और ये उसकी आगे क्या थी? दोनों टाइप थी। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए क्या है? डीएनए एक हेरिडिटरी मटीरियल है। अब हेरिडिटरी मटीरियल का क्या मतलब होता है? वरासती मादा, एक ऐसा मादा जो क्या होता है, पेरेंट्स में मौजूद है और उसकी वजह से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात माँ बाप से बच्चों में आती हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है कि ये हेरिडिटरी मटीरियल है। ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है क्या चीज़? इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चों के अंदर ये क्या करता है? जो इंफॉर्मेशन है उसको मुंतकिल करता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? हेरिडिटरी मटीरियल बोला जाता है। अब ये आपको पता है डीएनए कहाँ मौजूद है? डीएनए भी हमने बात की थी, मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये उसके साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो ये पार्ट होता है किस चीज़ का? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक डीएनए और दूसरा प्रोटीन। उसके अंदर कौन सी प्रोटीन थी? हिस्टोन प्रोटीन। तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या चीज कंट्रोल करेगा? एक्टिविटीज ऑफ सेल। एक सेल ने जो काम करना है उसकी सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? ये डीएनए कर रहा होता है। क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी सेल की खसूसियात होती हैं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको डीएनए कंट्रोल कर रहा है। अगर हम बात करें डीएनए की कंपोजिशन की, तो डीएनए बना किस चीज़ से हुआ होता है? तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है? बेसिकली कल भी बात हुई थी कि जो डीएनए है ये बना हुआ होता है किस चीज़ से? 4 न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर डीएनए के अंदर 4 मेजर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या था? बेसिकली ये एक ग्रुप था, कॉम्बिनेशन था 3 चीज़ों का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनका ये ग्रुप है? एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें पेंटोज शुगर थी, जिसको राइबोज शुगर बोल रहे हैं। एक नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस की आगे 4 टाइप्स हैं, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है, और या ये आरएनए के अंदर मौजूद होती है। और थायामीन क्या होती है? डीएनए के अंदर मौजूद होती है। और नंबर 3 पे फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बना था, जिसको हमने क्या बोला था? न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन अगर इन तीनों में एक चीज नहीं थी, कौन सी चीज बोला? जिसमें फास्फोरिक एसिड नहीं था तो उसको हमने क्या बोला था? न्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए भी किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। अब कौन कौन से
न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। तो एक है डीऑक्सी राइबोज एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थायामीन मोनोफॉस्फेट। ये 3 और ये नंबर 4, ये 4 न्यूक्लियोटाइड हैं जो बनाते हैं किस चीज को, डीएनए को। अब आपको पता है ये बात हमने डिटेल से डिस्कस की थी, जब न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड करते हैं तो ये इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको क्या बोला था, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसको क्या बोला था। अब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि इस तरह से एक बेस थी, उस बेस के साथ जैसे फास्फेट ये अटैच था और ये आगे दूसरी बेस के साथ इस तरह से क्या था, अटैच था। तो ये क्योंकि एक फास्फेट था और इसके अंदर 2 डाइएस्टर बॉन्ड बन रहे थे, तो इस वजह से हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर 2 एस्टर बॉन्ड होते थे, एक न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 तरह का कॉम्बिनेशन होता है ना, इसका ये फास्फेट था, इधर बेस थी कोई भी, ये 3 का न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह से ये एक न्यूक्लियोटाइड था। 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान एक फास्फेट था, 2 एस्टर बॉन्ड थे, इस वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये क्या करते हैं, किसके, डीएनए के, ये क्या करते हैं, यूनाइटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, किसके थ्रू, ये फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू। अब ये जब क्या बनाते हैं, या तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं या ट्राई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और या पॉली न्यूक्लियोटाइड की क्या बनाते हैं, ये चेन बनाते हैं। डाई में 2 न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, ट्राई में 3 होंगे, और अगर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तो क्या बनाएंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब आप लोग में एग्जाम्पल है एनएडी। एनएडी की फुल फॉर्म क्या है, निकोटीन अमाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है, एक एक्सीलेंट डाई न्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल में आता है। तो ये क्या कोइंजाइम के तौर पे डिफरेंट तरह के ऑक्सीडेटिव केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है, इसको कोइंजाइम के तौर पे क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद इस डीएनए के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को हमें देखना है। तो इसमें एक साइंटिस्ट था इरवन चार्गर्स। इरवन चार्गर्स ने एक रूल प्रेजेंट किया था, चार्गर्स रूल। अब ये इसमें रूल प्रोवाइड किया था, बेसिकली इसने जो रूल बताया था वो रूल क्या था, इसके रूल के मुताबिक एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं उनमें उनको हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, उसको हम देखते हैं। एक था प्यूरीन और दूसरी थी पायरिमिडीन। पायरिमिडीन क्या थी, सिंगल रिंग, और प्यूरीन क्या थी, डबल रिंग। तो इसने कहा कि किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर जो रेशो है प्यूरीन की और पैरिमिडीन की वो क्या होती है, बराबर होती है। तो इसने क्या किया, प्रोवाइडेड डेटा अबाउट द रेशो ऑफ डिफरेंट बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल। और इसने कहा कि जो ये वाला जो डाटा था ये क्या करता था, सजेस्ट करता था क्या चीज, A + T, इन दोनों को अगर जमा करें, क्योंकि आपको पता है A जो है हमेशा किसके सामने आता है, T के सामने आता है, तो एट बोलते हैं, और G जो है ये किसके सामने आता है, G हमेशा C के सामने आता है, इसको GC बोलते हैं। लेकिन एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों जो हैं ये क्या है, प्यूरीन हैं। साइटोसिन और ये थायामीन और साइटोसिन ये क्या है, पायरिमिडीन है। ये सिंगल रिंग है और ये क्या है, डबल रिंग है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि A + T जो है उनकी रेशो और G + C की जो रेशो है वो इक्वल होगी, या जो प्यूरीन हैं और पायरिमिडीन हैं, पायरिमिडीन ये क्या होगी, एक दूसरे के किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर इनकी जो अमाउंट है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये चार्गर्स रूल इसने दिया था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद है स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो विल्सन एंड फ्रैंकलिन, ये एक लंदन के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर वर्क कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, एक्सरेज का इस्तेमाल करते हुए, इन्होंने एक्सरे टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डिटरमाइन किया था क्या चीज, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो एक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इसके बाद ये इन साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, वाटसन एंड क्रिक।
इन्होंने 1953 के अंदर बाकायदा तौर पे डीएनए का मॉडल को डिस्क्राइब किया था। बेसिकली जो मॉडल था वो क्या था, एक स्केल मॉडल था। अब वो स्केल मॉडल की कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो इनके मॉडल के मुताबिक जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। मिसाल के तौर पे एक डीएनए का मॉलिक्यूल ये है और दूसरा एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ये मैंने सीधा ड्रा कर दिया, सीधा होता नहीं है, लीनियर सीक्वेंस में होता नहीं है। तो ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड की जो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन हैं ये क्या होती हैं, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है कि अगर एक की डायरेक्शन 5 प्राइम में है तो दूसरी की ये 3 होगा, तो इसके जो ऑपोजिट सामने वाला स्टैंड है वो इसके ऑपोजिट होगा। ये 5 प्राइम था तो ये क्या होगा 3 प्राइम, और ये 3 था तो ये क्या होगा 5। अब ये 5 से 3 है, ये 3 से 5 है, ये एंटी पैरेलल क्यों है, इसको हम स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तीसरा इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये वाली जो एंटी पैरेलल कॉइलिंग थी ये इस तरह से एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा, एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये इस तरह से सोन बनते जाते हैं। तो ये लीनियर सीक्वेंस में मौजूद नहीं होता। इनके दरमियान बेसिकली क्या है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनके दरमियान हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इसके अंदर क्या है, जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, यूरासिल है या थायामीन है। यूरासिल तो डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होती, तो लिहाजा उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। तो उनके दरमियान ये क्या हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। और ये जो बॉन्डिंग है ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक कैसे होती है, ए जो है हमेशा टी के सामने आएगा और ए और टी के दरमियान 2 बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और जो जी है वो हमेशा सी के सामने आएगा एट जी सी। इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है। और दूसरा ये जो जितने भी जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं डीएनए के अंदर, ये सारी एक दूसरे के क्या होती हैं, कंप्लीमेंट होती हैं। कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, एक स्टैंड में मसलन ये अगर इधर ए है तो इधर डी होगा, इधर अगर सी है तो इधर क्या होगा, इधर अगर टी है तो इधर क्या होगा, ए होगा, इधर अगर जी है तो इधर क्या होगा, सी होगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ओपोजिट होते हैं, तो कंप्लीमेंट होते हैं। और उसके बाद बेस पेयर। अब ये जो एक टर्न है बेसिकली ये अल्फा हेलिकल का जो स्ट्रक्चर है, जो हेलिक्स का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो 2 चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। तो इसका ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये एक टर्न है। इस एक टर्न के अंदर जो बेस पेयर है ना, 10 बेस पेयर है। कितने बेस पेयर हैं, 10 बेस पेयर। इसका मतलब ये है कि 10 नाइट्रोजनियस बेस इधर है, 10 नाइट्रोजनियस बेस इधर है। तो टोटल जो नाइट्रोजनियस बेस है वो कितने हैं, वो एक टर्न के अंदर, जिसके अंदर यूनिट हो सकते हैं 3.6 नैनोमीटर या क्या लें 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। इतने यूनिट में, इतने यूनिट के अंदर जो बेस पेयर है वो कितने हो सकते हैं, 10 बेस पेयर हो सकते हैं। कितने, उस यूनिट को क्या बोला, 34 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो एक एंगस्ट्रॉम है ये इक्वल होता है 100 मिलियंस ऑफ सेंटीमीटर। मतलब 10 का करोड़वां हिस्सा आपको इसको बोल सकते हैं। 100 मिलियंस सेंटीमीटर के बराबर एक जो एंगस्ट्रॉम है ये बेसिकली यूनिट है इस मेजरमेंट के लिए। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक टर्न के अंदर जो नाइट्रोजनियस बेस है वो कितनी है, 10 बेस पेयर है। और ये जो इसका ये यूनिट है, इसका एरिया कितना है 3.34 एंगस्ट्रॉम, या इसको अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये कितना बनता है 3.4 नैनोमीटर। और ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं ये आपस में इनके दरमियान कितना फासला होता है, 0.34 नैनोमीटर। ये एक दूसरे से क्या होती हैं, अपार्ट होती हैं। तो ये चीज़ें आपने इंस्टीट्यूट के हवाले से इनको क्या करना है, याद रखना है। अब ये जो बात हमने इधर की थी कि ये 5 से 3 है, दूसरा 3 से 5 है, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर के ऊपर ज़रा फोकस करना है, अच्छे तरीके से इसको आपने समझना है। इतने पार्ट को हमने क्या किया हुआ है, इसको क्रॉस करके क्या किया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो ये देखिए मिसाल के तौर पे ये क्या थी, एक राइबोज शुगर थी, इस के कार्बन नंबर 1 के साथ ये बेस अटैच है।
बेस कौन सी है, गवानीन है, तो ये डबल रिंग होती है। और इसकी जो कार्बन नंबर 5 है, ये बेसिकली इसकी कार्बन नंबर क्या थी, 5। कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट अटैच है, ठीक है। उसके साथ दूसरी जगह पे ये कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट अटैच है, और आगे फिर ये 5 के साथ अटैच है, आगे फिर ये 3 के साथ एक साइड से अटैच है, दूसरी साइड से 5 के साथ। इस तरह से ये एक साइड से 3 के साथ, दूसरी साइड से 5 के साथ। इधर देखिएगा, ये जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट अटैच है। तो इस वजह से इस प्राइम को हमने क्या बोला, 3 प्राइम बोला। और ये जो फॉस्फेट था ये किधर मौजूद था, ये 5 पे मौजूद था, तो इसको हमने क्या बोला, ये जो स्टैंड है तो ये क्या हुआ, 5 से 3, इसका जो अपोजिट स्टैंड है उसमें देखिएगा ये आपको जो नाइट्रोजनियस बेस है ये उल्टी नजर आ रही होगी। तो इसका ये जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3, 4 और 5। तो इधर देखें, इसके कार्बन नंबर 3 पे OH अटैच है, ठीक है। ये आगे अपना H मूव कर देगा, ये OH निकाल देगा और ये आगे फॉस्फेट के साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये कार्बन नंबर 3 के साथ इधर से अटैच है, और ये कार्बन नंबर 5 के साथ, ये फिर 3 के साथ, ये फिर 5 के साथ, और ये फिर आगे 3 के साथ। और ये लास्ट वाला जो फॉस्फेट है जो इधर अटैच है, ये कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, क्योंकि इनके दरमियान कार्बन नंबर इधर 5 मौजूद है। तो इस वजह से इस स्टैंड की डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी, और इसकी क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। अब ये 5 से 3 क्यों हुई है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इनकी स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा तौर पर देखते भी हैं। ये गवानीन है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ गवानीन किसके सामने आएगी, साइटोसिन के सामने आएगी। तो गवानीन को देखेंगे डबल रिंग है, तो इसका ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, इस तरफ से ऑक्सीजन है, और ये नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है इनके दरमियान ये रेड 3 डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो इनके दरमियान आपको ये सामने जो नाइट्रोजन बेस है ये क्या है, C है, और इसको बेस नहीं आपको समझ लेना, ये क्या है, ये राइबोज शुगर है। इस तरह से T है, T के स्ट्रक्चर को देखते हैं, T हमेशा किसके सामने आएगा, A के सामने आएगा। तो ये सामने क्या है, A, और A क्या है, बेसिकली ये दोनों क्या हैं, पायरीमिडीन हैं, और ये दोनों क्या हैं, सॉरी ये प्यूरीन हैं, और ये क्या है, पायरीमिडीन हैं। तो T के सामने ये आएगा, तो इनके दरमियान ये देखें, ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन, और इसके साथ ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे आपको कितने स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, सिर्फ 2 आ रहे हैं। इस वजह से इनके दरमियान कितने बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। G और T के दरमियान कितने हैं, फिर उसी तरह से 1, 2 और 3 नजर आ रही हैं। और H के दरमियान दोबारा भी आपको क्या नजर आ रही हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से ये अटैच होके, तो बेसिकली इस तरह से एक धागा बनता है, ये वाला सामने वाला धागा कह लें आप, जिसको 5 से 3 कह दिया, और वो क्या था 3 से 5। तो ये इस तरह से मौजूद नहीं है, बल्कि ये क्या करेंगे, आपस में इस तरह से ये फोल्डिंग करेंगे, तो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे, और इनके दरमियान क्या होगी, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी, और एक इसके अंदर बेस पेयर मौजूद होंगे, एक साइड पे 10 बेस होंगे, दूसरी साइड पे 10, तो 10 बेस पेयर इसके एक टर्न के अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे। और बेस पेयर आपस में कितना पार्ट होंगे ये याद रखना है। और ये यूनिटाइम कितना हो सकता है, 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, ये क्या हो सकते हैं, अपार्ट हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, इन स्ट्रक्चर को देख के आप परेशान हो रहे होंगे। तो इनके इन स्ट्रक्चर के, इन मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जी, नाइट्रोजनियस बेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली आपको ये जो लाइन लगी हुई नज़र आ रही है, जो साइन नज़र आ रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसमें कैमरा जो है वो बंद हो गया था, तो इस वजह से इसको दोबारा हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। नाइट्रोजनियस बेस में पाइरीमिडीन हैं और प्यूरीन हैं। पाइरीमिडीन सिंगल रिंग है और ये इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, प्यूरीन डबल रिंग है और इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब पाइरीमिडीन में 3 आ जाती हैं, यूरासिल आ जाती है, साइटोसिन, थायामीन। यूरासिल आरएनए के अंदर मौजूद है, थायामीन डीएनए के अंदर मौजूद है, और ये जो साइटोसिन है ये दोनों डीएनए और आरएनए के अंदर मौजूद होती हैं। और जो प्यूरीन है ये क्या है, गवानीन और एडेनिन, ये डबल रिंग है, तो ये दोनों डीएनए और आरएनए के अंदर मौजूद होती हैं। तो यूरासिल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसके कार्बन नंबर 4 पे ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन
जो थायामीन है उसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन नंबर 4 पे ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इनका सिर्फ ये सिंगल डिफरेंस है। साइटोसिन की बात करें तो उसका डिफरेंस क्या है, कार्बन नंबर 2 पे तो ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन कार्बन नंबर 4 पे ऑक्सीजन की जगह पे अमाइन ग्रुप अटैच है। तो इस तरह से प्यूरीन की बात करें तो ये डबल रिंग है, तो इनका आपस में क्या फ़र्क होगा, इसके कार्बन नंबर 6 पे अमाइन ग्रुप अटैच है, उसके कार्बन नंबर 6 पे क्या है, ऑक्सीजन अटैच है। इसका कार्बन नंबर 2 जो है ये बेसिकली क्या है, इधर ये डबल रिंग आ रही है, तो ये इसके जो कार्बन नंबर 2 पे क्या है, अमाइन ग्रुप अटैच है। तो दोनों में फ़र्क क्या आया, इसके कार्बन नंबर 6 पे क्या है, ऑक्सीजन अटैच है, और कार्बन नंबर 2 पे अमाइन ग्रुप अटैच है, लेकिन उसके कार्बन नंबर 6 पे क्या है, अमाइन ग्रुप अटैच है। तो ये एडेनिन है और ये गुआनिन है। तो ये नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर था जो कि इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये नज़र आ रहा था। तो इस कोर्स समझना आपके लिए आसान होगा जब आपको इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया डीएनए को। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह बात करेंगे आरएनए की, और उसके बाद ये न्यूक्लिक एसिड और इस चैप्टर का लास्ट बायोमोलिक्यूल है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर अगर किसी को कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।